नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। अपनी राजस्थान की कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी, उसी श्रृंखला में अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोगों के नाट्य। तो प्रारंभ करते हैं। ये जो नाट्य होते हैं, ये संगीत, नृत्य और नाटक, इन तीनों का मिला सम्मिलित रूप होता है, उसे हम नाट्य कहते हैं। अर्थात जिसमें संगीत भी हो, नृत्य भी हो और नाटक भी हो, जब तीनों एक साथ में होते हैं तो उसको नाट्य कहा जाता है। अपने यहाँ पे नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक भरत के द्वारा लिखी गई थी ये। और महाराणा कुंभा है, उन्हें नृत्य रत्न कोश एक पुस्तक लिखी थी, उसमें नाट्य के बारे में जानकारी दी थी। और इसी के आधार पर उन्होंने दो वो उपाधियां धारण की थी, नव्य भारत और अभिनव भट्टाचार्य। ये दो महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। उनको नाट्य कला है इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था और इसके आधार पर उन्होंने दो उपाधियां धारण की थी, नव्य भारत और अभिनव भट्टाचार्य। तो आपको पता होना चाहिए, नाट्य है और संगीत, नृत्य और नाटक का मिला जुला स्वरूप है। और नाट्य शास्त्र पुस्तक है, उसका लेखन भरत के द्वारा किया गया था। और महाराणा कुंभा है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी नृत्य रत्न कोश, उसमें इन्होंने नाट्य के बारे में जानकारी प्रदान की और इसके आधार पर ही इन्होंने नव्य भारत और अभिनव भट्टाचार्य नामक उपाधियां धारण की थी। तो सबसे पहला लोक नाट्य है, उसका नाम है तमाशा। ये तमाशा है मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र का लोक नाट्य था, लेकिन इसे सवाई प्रताप सिंह है, इसे राजस्थान में बाद में राजस्थान में आया। और सवाई प्रताप सिंह के समय में जयपुर में ये नाट्य प्रसिद्ध हुआ था। और ये महाराष्ट्र से एक प्रसिद्ध नाट्यकार बंशीधर भट्ट है, वो इनके लिए लेके आए थे नाट्य शास्त्र के लिए सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। और महाराष्ट्र से ये बुलाए गए थे। खुले मैदान में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा आपको पता होगा, जहाँ पे खुला मंच होता है, उसके मध्य में कुछ प्रस्तुति दी जाती है, उसे अखाड़ा कहते हैं। और जयपुर की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गौहर जान, वह तमाशा में भाग लेती थी। तो तमाशा में अपने को मुख्य बातें याद रखनी है। ये महाराष्ट्र का मूल रूप से है। सवाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था और बाद में सवाई प्रताप सिंह के समय में ही ये जयपुर में लोकप्रिय हुआ। और जो अखाड़ा होता है, वो खुले मैदान में जो प्रस्तुति दी जाती है, उसे अखाड़ा कहते हैं। और जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान है, वो तमाशा में भाग लेती थी। और इस तमाशा में जो मुख्य मुख्य कहानियाँ थी जो प्रस्तुत की जाती थी, उसके बारे में हम देखेंगे। तमाशा है, उसमें मुख्य रूप से जो कहानियाँ प्रस्तुत की जाती थी वो थी जोगी और जोगण। ये होली पे जो तमाशा किया जाता था उसमें प्रस्तुत किया जाता था जोगी और जोगण की कहानियाँ। हीर और रांझा की कहानियाँ, ये भी होली पर नेक्स्ट डे, होली होता था, होली वाले दिन तो जोगी और जोगण वाली जो है प्रस्तुति दी जाती थी। और उससे अगले दिन हीर और रांझा की जो कहानी है या फिर नाट्य, वो उसका प्रस्तुत किया जाता था। जुट्ठन मियाँ की जो कहानी है वो प्रस्तुत की जाती थी शीतलाष्टमी के दिन। और गोपीचंद भ्रतहरि की जो कहानी है वो प्रस्तुत किया जाता चैत्र अमावस्या के दिन। ये जो मुख्य मुख्य कहानियाँ हैं वो नाट्य के अंदर प्रस्तुत की जाती थी तमाशा के अंदर जी। तो याद रखना है, जोगी जोगन, हीर रांझा, जुट्ठन मियाँ और गोपीचंद भ्रतहरि, ये है तमाशा के कहानियाँ है। तो इनमें क्या पूछा जा सकता है, निम्न में से तमाशा की विशेषता नहीं है, तो इन चार में से आपको 3 दे देंगे, 1 नहीं देंगे। इसी प्रकार आपको पूछ लेते जोगी और जोगण लोक नाट्य, कौन सी लोक नाट्य की विशेषता है या कहानी के पात्र होते हैं, तो वो होते हैं तमाशा के। अब तमाशा जो लोक नाट्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, उसको देख लेते हैं। फूलजी भट्ट हुए हैं, गोपी जी भट्ट हुए हैं और वासुदेव भट्ट। ये 3 मुख्य तमाशा लोक नाट्य के कलाकार हैं, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। अगला जो लोक नाट्य है उसका नाम है गौरी। गौरी है, मेवाड़ वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से भील पुरुषों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसे हम गौरी कहते हैं। तो ये मेवाड़ वाले क्षेत्र में भील पुरुष जो लोक नाट्य करते हैं उसे गौरी कहते हैं। और रक्षाबंधन के अगले दिन, जैसे ही रक्षाबंधन होता है उसे अगले दिन शुरू होता है और 40 दिनों तक ये कंटिन्यू चलता है। ये जो लोक नाट्य है लगभग 40 दिनों तक चलता है, 100 महीने। तो ये ध्यान रखना है कौन सा लोक नाट्य वो 40 दिनों तक चलता है और कब प्रारंभ होता है, रक्षाबंधन से अगले दिन। कौन से क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, किनके द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा दिया जाता है। भाद्रपद कृष्ण एकम के दिन ये प्रारंभ होता है।
राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य कौन सा है? वह गौरी है। इसे मेरू लोक नाट्य भी कहा जाता है। यह लोक नाट्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ये एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा लोक नाट्य है वह शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है? तो यह है गौरी में। या कौन से नाट्य में शिव और भस्मासुर की कहानी को प्रस्तुत किया जाता है? तो वह है गौरी लोक नाट्य में। इसके जो पात्र होते हैं मुख्य रूप से उनके बारे में देख लेते हैं। इनमें पात्र होते हैं, एक तो होता है पार्वती, जिसमें गौरी या राई कहते हैं। दूसरा होता है शिव, उसको राई बुढ़िया कहते हैं। और सूत्रधार, इससे जो लोकनाट्य है इसके जो सूत्रधार होता है यह प्रारंभ करता है, इसे कुटकुटिया भी कहा जाता है। और हास्य कलाकार होता है इस पूरे नाट्य के अंदर, लोक नाट्य के अंदर, जिसे झटपटिया या खड़गड़िया भी कहा जाता है। झटपटिया या खड़गड़िया भी कहा जाता है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा? इसमें पूछा गया गौरी या राई बुढ़िया, कुड़कुड़िया व झटपटिया या खटखड़िया, ये कौन से लोकनाट्य के पात्र होते हैं या कौन से लोकनाट्य में आते हैं? तो वह आते हैं गौरी लोकनाट्य में। ये झामटिया होता है एक इसका पात्र, ये लोक सभा में कविता का पाठ करता है। ये जो गौरी जब चलती है, जैसे जहाँ भी खुले मैदान में, वहाँ पे अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग पात्रों को अलग अलग नाम दिया जाता है। इन्हीं में एक होता है झामटिया नाम का एक वो पात्र होता है, उसे लोक भाषा में कविताओं का पाठ करता रहता है। बीच में जो सामान्य वहाँ की, जहाँ की ये मेवाड़ वाला क्षेत्र में है, वहाँ की मेवाड़ी भाषा में, ये लोक भाषा में कविताएं सुनाता है। इससे जो गौरी लोकनाट्य है इसके अंतर्गत बंजारा बंजारी, कालू कीर, देव अंबर, खाड़लियो भूत और मियाँ भियावड़, ये कहानियाँ हैं वो प्रस्तुत की जाती है। कौन कौन सी? बंजारा बंजारी, कालू कीर, देव अंबर, खड़लियो भूत और मियाँ भियावड़, ये मुख्य जो कहानियाँ हैं वो प्रस्तुत की जाती है गौरी लोक नाट्य में। और इस गौरी लोक नाट्य में जो विभिन्न कहानियाँ है इन जो प्रस्तुत की जाती है, उनको आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को गौरी की घाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरी की घाई। अर्थात गौरी की घाई क्या है? जो विभिन्न कहानियाँ है प्रस्तुत की जाती है, उनको आपस में जोड़ने के लिए बीच में जो नृत्य किया जाता है, एक कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ने के लिए, उस नृत्य को गौरी की घाई कहा जाता है। और भानु भारती और पशु गायत्री नाटक गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। और इससे गौरी लोक नाट्य के बीच में मांदल और थाली नामक लोक वाद्य है, इनका प्रयोग किया जाता है। जो ये वाद्य यंत्र है मांदल और थाली, ये गौरी लोक वाद्य में प्रयोग होते हैं। और ये भानु भारती और पशु गायत्री, ये जो नाट्य है दोनों, ये गौरी नाट्य लोक नाट्य पर ही आधारित है। अगला जो लोक नृत्य है वह है नौटंकी। नो पहले आ रहा है इसमें, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके अंतर्गत 9 वाद्य यंत्र है उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे नगाड़ा, शहनाई, सारंगी, डफली, इस प्रकार से टोटल 9 वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसके आधार पर ही इसका नाम नौटंकी पड़ा था। ये लोग जो नौटंकी लोक के नाट्य है, ये नाट्य भरतपुर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र में? भरतपुर वाले क्षेत्र में, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। और इसमें ये जो नाट्य है, ये नौटंकी हाथरस शैली पर आधारित है। कौन सी शैली पर आधारित है? हाथरस शैली पर आधारित है। इसके जो प्रवर्तक है भूरीलाल जी है। प्रवर्तक कौन है? भूरीलाल जी है। और इसके मुख्य जो कलाकार हुए हैं वह है गिरिराज प्रसाद और नत्था राम। गिरिराज प्रसाद और नत्था राम कौन सी लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो वह है नौटंकी लोक नाट्य के। अब इसकी जो मुख्य कहानियाँ हैं इस नाट्य के अंदर, वो है अमर सिंह राठौड़ की कहानी, अल्लाह उदल की कहानी, सत्यवान सावित्री की कहानी और हरिश्चंद्र तारामती की कहानी। हरिश्चंद्र तारामती कहानी, इनमें सर्वाधिक पूछी गई है अल्लाह व उदल वाली कहानी है, वो पूछी गई है। कौन से नाट्य में प्रस्तुत की जाती है? तो वो नौटंकी लोक नाट्य में। तो नौटंकी से संबंधित याद रखना, इसमें 9 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर इसका नौटंकी पड़ा था। भरतपुर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है, हाथरस शैली पर आधारित है। उसके प्रवर्तक है वो भूरीलाल जी है। इसके जो मुख्य कलाकार है वो गिरिराज प्रसाद और नत्था राम है। और इसमें अंदर जो कहानियाँ प्रस्तुत की जाती है
वो अमर सिंह राठौड़ की कहानी, अल्लाउद्दीन की कहानी, सत्यवान सावित्री की कहानी और हरिश्चंद्र तारामती की कहानी। तो आप में इसमें ध्यान रखना, एक तो अल्लाउद्दीन वाला इंपॉर्टेंट है, एक भरतपुर वाले क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है और हाथरस शैली पर आधारित है। अगला जो लोक नाट्य है उसका नाम है रम्मत। क्या नाम है? रम्मत। ये बीकानेर और जैसलमेर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर लोकप्रिय नाट्य है। और ये जो रम्मत है ये श्रावण मास में और होली पर दोनों अवसरों पर किया जाता है। श्रावण मास में भी किया जाता है और होली पर भी किया जाता है। रम्मत शुरू करते हैं उससे पहले रामदेव जी के भजन है, उनका गायन किया जाता है। और रम्मत के दौरान कई अन्य गीत भी गाए जाते हैं, जिनमें है गणपति वंदना, लावणी, चौमासा आदि इसी प्रकार के कुछ गीत हैं जो भी रम्मत के दौरान गाए जाते हैं। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो प्रयोग किए जाते हैं, ढोल और नगाड़ा, इनका प्रयोग किया जाता है। और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक रम्मत का आयोजन किया जाता है। कब से कब? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक, 14 तक इसका जो है रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो रम्मत में मुख्य मुख्य बातें याद रखनी है। जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, श्रावण मास में और होली पर किया जाता है। इसको प्रारंभ करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। इसके मध्य में गणपति वंदना, लावणी और चौमासा विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। इनमें ढोल व नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर चतुर्दशी के मध्य रम्मत का आयोजन होता है। और जैसलमेर वाला क्षेत्र में इस रम्मत लोक नाट्य को प्रसिद्ध करने वाले थे वो थे तेज कवि। और उन्होंने ही यहाँ पे श्री कृष्ण अखाड़ा, श्री कृष्ण नामक अखाड़ा का इस कंपनी स्थापित की थी। उन्होंने तेज कवि ने, तो इन्होंने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था, वो तेज कवि। और तेज कवि ने इस लोकनाट्य के लिए श्री कृष्ण अखाड़ा नामक एक कंपनी भी बनाई थी। और तेज कवि जी है, इन्होंने अपनी स्वतंत्र बावनी नामक एक रम्मत, ये जो लोकनाट्य बनाया था वो गांधी जी को भेंट किया था। और तेज कवि की जो अन्य है वह रम्मत है मूमल और छबीली तंबोलन। छबीली तंबोलन और मूमल, ये दो अन्य रम्मत है, लोकनाट्य है, वो है तेज कवि की। और इन्होंने तेज कवि है, इन्होंने स्वतंत्र बामनी नामक रम्मत है वो गांधी जी को भेंट की थी। बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये रम्मत है वो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर 14 के मध्य बीकानेर के पुष्कर्मा जो ब्राह्मण है उनके द्वारा विभिन्न पाटों, जिन्हें चौक भी कह सकते हैं, पर इसका आयोजन किया जाता है। तो जो अलग अलग पुष्कर्मा ब्राह्मण है जो बीकानेर के, वो बीकानेर के जो अलग अलग चौक है जो या पाठ है वहाँ पर इस रम्मत का आयोजन करते हैं। तो हम देख लेते हैं जो बीकानेर के मोहल्ले है अलग अलग, वहाँ पे कौन कौन सी जो रम्मत है उसका आयोजन किया जाता है। बीकानेर में एक चौक है, उसका नाम है आचार्यों की चौक। इस चौक के ऊपर अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है वो प्रस्तुत की जाती है। एक है बिस्सा चौक, और इस बिस्सा चौक के ऊपर चौबेल नौटंकी है वो रम्मत प्रस्तुत की जाती है। एक है कोकाणी व्यास चौक, इसके ऊपर जमुनादास जी की रम्मत है वो प्रस्तुत की जाती है। और एक है बारह गुआड़, इस बारह गुआड़ के ऊपर हेड़ाऊ मेरी नामक जो रम्मत है वो प्रस्तुत की जाती है। प्रसिद्ध रम्मत है और इसकी जो शुरुआत है वह जवाहरलाल पुरोहित ने की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनमें हेड़ाऊ मेरी की जो है रम्मत। अब जो रम्मत के मुख्य कलाकार हैं उनको देख लेते हैं। एक तो है मनीराम व्यास, दूसरे हैं तुलसीदास, तीसरे हैं फागू महाराज और चौथे हैं शुआ महाराज। ये प्रसिद्ध रम्मत कलाकार हुए हैं, तो इनको आप याद करना। मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज और शुआ महाराज, ये है जो रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला जो लोकनाट्य है उसका नाम है भवई। कौन सा? भवई इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है। भवई लोकनाट्य, ये भवई नामक जो लोकनाट्य है ये गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर उदयपुर संभाग के अंतर्गत ये भवाई समुदाय के जो लोग हैं इस लोकनाट्य को प्रस्तुत करते हैं। और इस लोकनाट्य में सामाजिक जो समस्याएं हैं या उनके ऊपर व्यंग्यात्मक रूप से है वो लोकनाट्य के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो भवई लोकनाट्य उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है।
भवई समुदाय के द्वारा किया जाता है, और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहाँ पे, और इनमें सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस भवई लोक नाट्य के अंतर्गत जो कलाकार होते हैं वह अपना परिचय मंच के ऊपर देते ही नहीं है, और इसमें जो पुरुष कलाकार हैं उनको सगाजी कहा जाता है, और महिला कलाकार होते हैं उन सभी को सगीजी कहा जाता है। इस प्रकार से जितने पुरुष इस लोकनाट्य में शामिल होते हैं भवई में, उनको सगाजी कहा जाता है, उनको कोई भी परिचय नहीं दिया जाता। और जो महिला कलाकार होती है उनको सगीजी कहा जाता है, उनका दूसरा कोई परिचय नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा गया है कौन से लोक नाट्य में कलाकार अपना परिचय नहीं देते हैं, तो वह है भवई लोक नाट्य। इसमें जो मुख्य कहानियां हैं उनको देख लेते हैं। तो इसकी जो मुख्य कहानियां है वो है बीका जी और बाघ जी, ये कहानी के रूप में लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। एक होते हैं जसमल ओढ़ण, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में कई बार पूछी गई है। तो जसमल ओढ़ण है, ये इससे लोक के जो नाट्य कहानी है इसको लोकनाट्य के रूप में जो शांत गांधी हुए हैं, शांत गांधी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोकप्रिय किया था। कौन सी को? जसमल ओढ़ण। और ये कौन सी जो है लोकनाट्य उसकी कहानी है या उसके जो कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है इसको, तो वो है भवई लोक नाट्य में। और ये जो इसके अंदर जो ओढ़ण जनजाति का जो प्रस्तुत किया जाता है, और इसका जो जनजाति इसका मुख्य कार्य होता है तालाब खोदना। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं भवई लोक नाट्य में वो होते हैं ढोलक। तो ढोलक है वो भवई लोक नाट्य में वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भवई के जो मुख्य कलाकार हुए हैं वह रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। तो ये मुख्य कलाकार हुए हैं तारा शर्मा, दयाराम और रूप सिंह शेखावत। कौन सी ये जो लोकनाट्य उसके कलाकार हैं, तो वह है भवई लोक नाट्य के। अगला जो लोकनाट्य है उसका नाम है स्वांग। ये जो भवई लोकनाट्य है ये मुख्यतः भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये प्रसिद्ध है। ये स्वांग लोकनाट्य है वो भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में होता है, और इसमें एक ही कलाकार होता है। कलाकार इसमें अनेक नहीं होते, एक कलाकार होता है, और उस कलाकार को बेरूपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरूपिया कहा जाता है। और कलाकार है वो पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों की वेशभूषा पहनता है और अभिनय करता है। अर्थात जो पौराणिक जो वेशभूषाएं होते हैं, जैसे रावण का हो गया, आपने गांव में देखा होगा बेरूपये का जो रूप करते हैं उनको, जैसे रावण का रूप धारण करना, कभी कुछ धारण करना, तो उस टाइप में ये पौराणिक व ऐतिहासिक जो रूप होते थे उनको धारण करता है। और एक ही पात्र होता है जिसे बेरूपया कहते थे, और भीलवाड़ा क्षेत्र में ये जो लोकनाट्य है प्रसिद्ध है। और इस स्वांग है इसकी जो मुख्य कहानी है वो है नारों का स्वांग। नाहर जो होते हैं जानते होंगे, जो शिकारी होता है नाहर होता है, उसका जो स्वांग होता है वो इसका प्रसिद्ध कहानी के रूप में होता है। और ये है जो नाहरों की स्वांग है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और नाहरों की जो स्वांग है ये चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आयोजित की जाती है। और ये जो नाहरों का स्वांग है वह मुगल बादशाह थे शाहजहां, उनके शासनकाल में यह प्रारंभ हुआ था। इस स्वांग लोकनाट्य के जो मुख्य कलाकार हुए हैं उनमें है परशुराम जी केलवा। जो केलवा और जो क्षेत्र है उदयपुर वहाँ के रहने वाले थे। केलवा भीलवाड़ा उदयपुर वाला क्षेत्र वहाँ पे। जानकीलाल भांड ये भीलवाड़ा के थे, जिसे मंकी मैन भी कहा जाता है। इसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखना, जानकीलाल जो भांड है वो कौन सी लोकनाट्य से संबंधित है, वह है स्वांग लोकनाट्य से। तो जानकीलाल भाट का संबंध स्वांग लोकनाट्य से है, ये ध्यान रखना है। परशुराम जी इसके अन्य कलाकार हुए हैं, और ये है मुगल बादशाह जो शाहजहां हुए हैं उनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और ये प्रसिद्ध इसका जो कहानी है या फिर स्वांग है वो है नारों का स्वांग, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इस स्वांग है जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अलावा ये स्वांग सामोद कोटा में भी प्रसिद्ध है, और किशनगंज जो बारां है वहाँ पे भी स्वांग लोकनाट्य प्रसिद्ध है। तो शहर या जनजाति द्वारा शिव पार्वती का स्वांग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो शहर या जनजाति आपको पता है शाहगंज किशनगंज व शाहबाद ये जो क्षेत्र है बारां के दो तहसील हैं, वहाँ पे शहर या जनजाति पाई जाती है, और उनके द्वारा शिव पार्वती का जो स्वांग है वो किया जाता है।
गौरी लोक नाट्य के दौरान स्वांग का प्रदर्शन भी किया जाता है, और जो गौरी लोक नाट्य हमने सबसे पहले पढ़ा था उसके अंदर भी स्वांग प्रस्तुत किया जाता है। अब हम अगला लोक नाट्य देखते हैं, उसका नाम है चार बेंत। ये जो चार बेंत लोक नाट्य है ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य था, और नवाब फैजुल्ला खां थे जो टोंक के नवाब हुए, नवाब फैजुल्ला खां, इनके शासनकाल में ये टोंक में लोकप्रिय हुआ था। किनके शासनकाल में? नवाब फैजुल्ला खां के समय टोंक में ये लोकप्रिय हुआ था। और ये जब ये लोकप्रिय हुआ था उस समय इसको पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। कौन सी? पश्तो भाषा में, जो अफगानिस्तान की है उसमें इसको प्रस्तुत किया जाता। लेकिन बाद में करीम खां निहंग और खलीफा करीम खां और करीम खां निहंग, ये दो जो प्रसिद्ध इसके कलाकार हुए हैं, इन्होंने इसको सबसे पहले स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। जो जैसे अपने ये टोंक की जो स्थानीय भाषा है उसमें प्रस्तुत किया था। इसका जो वाद्य यंत्र है इसमें वो डफ काम में लिया जाता है। और चार बेत जो संगीत है, चार बेत जो लोक नाट्य के दौरान गाया जाता है, उसका जो दंगल के रूप में खेला जाता है। जो चार बेत संगीत है वह जब गाया जाता है तो उस दंगल के जैसे ऐसा लगता है जैसे दंगल खेल रहे हैं, उस टाइप में होता है। तो चार बेत को ये ध्यान रखना, टोंक के वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको टोंक वाले क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने का काम नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में हुआ था। अफगानिस्तान का है। सबसे पहले पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था, बाद में करीम खां निहंग और खलीफा करीम खां, इनके द्वारा इसको स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया गया था। और डफ इसका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अगला जो लोक नाट्य है उसका नाम है ख्याल। और ख्याल की जो प्रकार हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग ख्यालें हैं, उनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ख्याल को देख लेते हैं। ख्याल लोक नाट्य और संगीत पर अधिक बल देता है। किस पे? संगीत पर अधिक बल देता है ये जो ख्याल लोक नाट्य है। तो इसमें पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जो पुराने समय की ऐतिहासिक जो कहानियाँ थी उनका इस लोक नाट्य में अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके जो सूत्रधार होते हैं, सूत्रधार मतलब जिसको जो प्रारंभ करते हैं इस कार्यक्रम को या लोक नाट्य को जब प्रस्तुति देते हैं, जो प्रारंभ करते हैं, सूत्रधार होते हैं, उनको हलकारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलकारा कहा जाता है। अब हम कुछ प्रसिद्ध ख्यालें हुई है उनको देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है कुचामनी ख्याल। और इस कुचामनी ख्याल है, इसके प्रवर्तक हुए हैं लच्छी राम। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस ख्याल के जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं वह है उगमराज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इस कुचामनी ख्याल है, इसमें लोक गीतों की प्रधानता अधिक है। क्या है? लोक गीतों की प्रधानता कौन सी ख्याल में है? तो वो है कुचामनी ख्याल में। ये जो कुचामनी ख्याल है इसकी जो मुख्य कहानियां हैं वह मीरा मंगल, राव रीडमल, गोगाजी चौहान और चांद नीलगिरी। तो ये मुख्य मुख्य कहानियां हैं जो इस कुचामनी ख्याल के दौरान प्रस्तुत की जाती है। और इस कुचामनी ख्याल के अंदर जो महिला पात्र होते हैं उनकी भूमिका भी पुरुष के द्वारा ही निभाई जाती है। और ये जो ओपेरा संगीत है उसकी तरह होता है कुचामनी ख्याल। जैसे ऐसे जो गायन होता है इसमें लोकगीतों का, तो ऐसा लगता है जैसे ओपेरा संगीत गा रहे हैं। और ये जो भाषा होती है इसकी सरल व सुस्पष्ट भाषा होती है एकदम। और इसकी जो विषय होते हैं इस कुचामनी ख्याल के, वो सामाजिक पर व्यंग्य पर आधारित होते हैं। समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं या कुछ गड़बड़ है, उसको व्यंग्य के रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और इस कुचामनी ख्याल है, इसमें ढोल, शहनाई और सारंगी, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगली जो ख्याल है वो है जयपुरी ख्याल। कौन सी? जयपुरी ख्याल। ये जयपुरी ख्याल है जो जयपुर का जो राज दरबार था, उस राज दरबार में ये मुनिजन खाना था, मुनिजन खाना, उसके कलाकार इसके प्रमुख खिलाड़ी थे। ये मुनिजन खाना है, उसके जो कलाकार हैं वो इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। और महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी। और ये जो ख्याल है जयपुरी ख्याल, इसके अंदर अभी भी वर्तमान समय में भी कुछ सुधार किया जा सकता है, उसका नया रूप दिया जा सकता है। और इसके जो प्रमुख नाटककार हैं वो हमीदुल्ला है और ख्याल है वो भारमली है। तो ये हमीदुल्ला साहब है प्रमुख नाटककार, इन्होंने भारमली पर एक प्रसिद्ध ख्याल लिखी थी। और इसकी मुख्य कहानियाँ हैं
वह जोगी जोगण की और कान गुजर की। ये कान गुजर वाला है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें ध्यान रखना आपको, जयपुरी ख्याल के अंदर इनके जो कलाकार मुनीजन खाना के कलाकार थे राज दरबार के, वो इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। महिलाएं भाग ले सकती थी, इसमें और भी सुधार किया जा सकता है। और इसके प्रसिद्ध नाटककार थे वो हमीदुल्ला थे, और इनकी प्रसिद्ध ख्याल थी वो भारमली थी। और इसकी जो मुख्य कहानियां हैं वह जोगी जोगण और कान गुजर, ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। अगली जो ख्याल है वह है शेखावाटी ख्याल। कौन सी ख्याल है? शेखावाटी ख्याल। इसका जो मुख्य केंद्र है वह चिड़ावा झुंझुनू है शेखावाटी ख्याल का। और इस शेखावाटी ख्याल के अंदर के जो वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं वो है हारमोनियम, सारंगी, शहनाई और बांसुरी है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वह प्रभावी पंथ संचलन, और दूसरा है वह संप्रेषण शैली में भाषा व मुद्रा का गीत गायन, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और इससे शेखावाटी ख्याल है, इसके जो मुख्य कलाकार हुए हैं वह नानूराम जी हुए हैं जो इसके प्रवर्तक भी है। और दूसरे हुए हैं दूलिया राणा। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पूछा गया है दूलिया राणा और नानूराम जी का संबंध कौन सी ख्याल से है, तो वह शेखावाटी ख्याल। और ये जो इसके जो शेखावाटी ख्याल है इसके प्रवर्तक है वह नानूराम जी है। तो शेखावाटी ख्याल की मुख्य ध्यान रखना, इस चिड़ावा झुंझुनवाड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और इसके जो मुख्य कलाकार है वह नानूराम जी जो इसके प्रवर्तक भी हैं, और दूलिया राणा है। अगली जो ख्याल है वह है अली बख्शी ख्याल। कौन सी ख्याल है? अली बख्शी ख्याल। और इस अली बख्शी ख्याल है वो मुख्यतः मुंडावर जो अलवर से वाला क्षेत्र है वहाँ के नवाब हुए थे अली बख्श, वहाँ के नवाब हुए थे अली बख्श, इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। और अली बख्श है, इनको अलवर का रश खान भी कहा जाता था। अलवर का रश खान भी किनको कहा जाता? अली बख्श को। तो जो ये अली बख्शी ख्याल है ये मुंडावरा अलवर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रवर्तक है वो अली बख्श है। और ये अली बख्श है, इनको अलवर का रश खान भी कहा जाता है। ये जो अली बख्शी ख्याल है वह अहीर वाटी बोली है, और जो राठी बोली है उसके अंदर इसको प्रस्तुत किया जाता है। आपको पता होगा ये अहीर वाटी बोली है, ये कोटपुतली और बेहरोड के मध्य बोली जाती है। तो ये अहीर मतलब यादुओं वाला क्षेत्र है, उनको अहीर वाटी, जो अहीर का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये प्रस्तुत की जाती है। अगली जो ख्याल है उसका नाम है डपली ख्याल। कौन सी? डपली ख्याल। इसके अंदर का जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो डफ होता है, और क्षेत्र होता है लक्ष्मणगढ़ अलवर और भरतपुर, ये जो क्षेत्र है वहाँ पे ये इस ख्याल को प्रस्तुत किया जाता है। तो डपली ख्याल है वो लक्ष्मणगढ़ अलवर और भरतपुर की प्रसिद्ध है, और इसमें डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगली जो ख्याल है वह हेलो ख्याल है। ये लाल सोट दोसा की प्रसिद्ध है, और सवाई माधोपुर भी इसमें ये प्रस्तुत की जाती है। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वह नगाड़ा व नौबत है। तो ये इम्पोर्टेंट है हेलो ख्याल, ये पूछी हुई है कई बार एग्जाम में। तो लाल सोट दोसा की और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है हेलो ख्याल। इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं हेलो ख्याल के वह शायर हेला है, और ऊंचे स्वरों की प्रधानता है वो इससे ख्याल में रहती है। तो हेलो ख्याल में ध्यान रखना, लाल सोट दोसा व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा व नौबत प्रयोग में लाया जाता है। मुख्य प्रेरक इसके शायर हेलो है, और ऊंचे स्वरों की प्रधानता इसमें है। अगली जो ख्याल है वह है कन्हैया ख्याल। ये कन्हैया ख्याल है वह भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कन्हैया ख्याल है वह भरतपुर, करौली व सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में की जाती है। ये मीणा जनजाति है उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इसके जो सूत्रधार थे कन्हैया ख्याल के वो थे मेड़िया जी। और विषय वस्तु है इसकी कथा की वह है कहन। मतलब आपको मैं बता दूं, सूत्रधार है वो जो इस ख्याल को प्रारंभ करते हैं उनको सूत्रधार कहा जाता है। और उससे इस ख्याल में उससे सूत्रधार को कहा जाता है मेड़िया। और इसकी जो विषय वस्तु या कथा है उसे कहन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहन कहते हैं। अगली जो ख्याल है उसका नाम है भेंट के दंगल। इस भेंट के दंगल है ये बाड़ी और बसेड़ी धौलपुर की प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना, भेंट के दंगल है वो बाड़ी व बसेड़ी धौलपुर के प्रसिद्ध है। अगला जो लोक नाट्य है वह है तुर्रा कलंगी लोक नाट्य। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। इसके जो प्रवर्तक है वह तुक्कनगिर हिंदू
और शाह अली मुस्लिम, ये दो मुख्य प्रवर्तक इसके हुए हैं। कौन कौन है? तुकनगीर थे, वो तो हिंदू थे, और शाह अली थे, वो मुसलमान थे। तो इसके प्रवर्तक है तुकनगीर और शाह अली। और ये जो इसके प्रवर्तक थे, इनको चंदेरी के राजा थे, उन्होंने तुर्रा और कलंगी भेंट की थी। किनको? तुकनगीर और शाह अली, जो इस तुर्रा कलंगी है जो लोक नाट्य, इनके कलाकारों को तुर्रा और कलंगी भेंट की थी। किन्होंने भेंट की थी? चंदेरी के राजा ने। ये जो लोक नाट्य है, ये शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। इस लोक नाट्य में दो पक्ष होते हैं, जिसमें से पहला पक्ष होता है उसे शिव पक्ष कहते हैं। इस ये जो शिव पक्ष है, ये भगवा झंडा धारण किए रहता है, जिसे तुर्रा कहा जाता है। और दूसरा जो पक्ष होता है, जिसे पार्वती पक्ष कहते हैं, ये हरा झंडा पकड़ के रखता है और इसे कलंगी कहा जाता है। एकमात्र लोक नाट्य है तुर्रा कलंगी, जिसमें मंच का सजावट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें दर्शक भाग ले सकते हैं। ये जो लोक नाट्य है, इसके अंदर बीच बीच में से जो दर्शक भाग लेना चाहिए वे उठ के भाग भी ले सकते हैं। और इस तुर्रा कलंगी जो लोक नाट्य है, इसके अंदर जो संवाद होता है, आपस में बात होती है, जिसे बोल कहा जाता है। और संवाद जो प्रतिस्पर्धा होती है, इसे गम्मत या दंगल कहा जाता है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है, वो चंग प्रयोग में लाया जाता है। इस तुर्रा कलंगी जो लोक नाट्य है, इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, वह चेतन राम, जयदयाल, ताराचंद, ओंकार सिंह और नाना लाल। कौन कौन है? चेतन राम, जयदयाल, ताराचंद, ओंकार सिंह और नाना लाल। और इस तुर्रा कलंगी जो जैसलमेर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इस तुर्रा कलंगी को सेडू सिंह और हमीद बेग, ये दो कलाकार हुए हैं। इन्होंने इसको चित्तौड़ वाले में क्षेत्र में भी इसको लोकप्रिय बनाया था। और इसके दो मुख्य केंद्र बने बाद में, वो है गोसुंडा और निम्बाहेड़ा, जो चित्तौड़गढ़ की दो तहसीलें हैं, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा, वह इसके मुख्य केंद्र बन गए थे। किसके? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के। अगला जो लोक नाट्य है, उसका नाम है रामलीला। क्या है? रामलीला। इसके जो प्रवर्तक हुए हैं, वह तुलसीदास जी हुए हैं। और इसके जो मुख्य केंद्र है, बिसाऊ। मुक रामलीला झुंझुनू की प्रसिद्ध है। एक तो आपको मुक रामलीला जो है, वह बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। अगली जो रामलीला है, वह अटरू बारां की प्रसिद्ध है। इसमें धनुष को जनता के द्वारा तोड़ा जाता है, इसे रामलीला लोक नाट्य में। अगली जो रामलीला लोक नाट्य है, वह भरतपुर का प्रसिद्ध है। और वहाँ पर वेंकटेश की जो रामलीला प्रस्तुत की जाती है। एक पट्टुंदा कोटा की भी जो ये जो रामलीला लोक नाट्य है, ये प्रसिद्ध है। अगला लोक नाट्य उसका नाम है रासलीला। क्या है? रासलीला। इसके जो प्रवर्तक हुए वह वल्लभाचार्य जी हुए हैं। और इस रासलीला लोक नाट्य है के जो प्रमुख केंद्र बने थे आगे बाद में जाके, वे थे कामा डींग भरतपुर में, फुलेरा, हिंडोना, गुड्डा और आलमपुर, ये जयपुर में थे। तो कामा डींग भरतपुर में, अभी वर्तमान में डींग जिला पड़ता है, पहले ये भरतपुर में था। कामा भरतपुर, भोजन थाली का जो मेला लगता है कामा भरतपुर में, तो वही ये कामा है। कामा डींग में पड़ता है वर्तमान समय में, नए जिलों के गठन के बाद में। तो ये कामा का प्रसिद्ध है। एक फुलेरा, दर हरदोना, गुड्डा और आमरपुर, आसलपुर, ये जयपुर के मुख्य केंद्र बने थे आगे में जाके। इसके जो मुख्य कलाकार हुए हैं वह है शिवलाल कुमाऊत। किसके? रामलीला लोक नाट्य के, सॉरी रामलीला नहीं, रासलीला के। अगला जो लोक नाट्य है उसका नाम है सनकादिक लीला लोक नाट्य। कौन सा है? सनकादिक लीला लोक नाट्य। इस लोक नाट्य के जो मुख्य केंद्र बने थे वह चित्तौड़गढ़ के अंदर था। और चित्तौड़गढ़ में भी इसके दो मुख्य केंद्र बने थे आगे चल के, वो थे गोसुंडा, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर आश्विन जो हिंदी मास होता है, वह उस समय सनकादिया ये लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता था। एक अगला जो केंद्र हुआ था वो बस्सी, चित्तौड़गढ़। इसमें कार्तिक मास में यह है लोक नाट्य जो है प्रस्तुत किया जाता था। अगला जो लोक नाट्य है उसका नाम है गौर लीला। क्या है? गौर लीला। इस गौर
गौर लीला जो लोक नाट्य है ये मुख्यतः आबूवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्रास्य जनजाति के द्वारा ये गणगौर पर किया जाता है। तो ये गौर लीला है ये आबूवाड़ा क्षेत्र में ग्रास्य जनजाति के द्वारा और गणगौर पर किया जाता है। इसमें महिलाएं शिव व पार्वती की मूर्तियां हैं वो सिर पर रखकर नाचती है और पुरुषों द्वारा तलवारबाजी इस लोक नाट्य में की जाती है। और इस लोक नाट्य की जो मुख्य कहानियां है वह है भ्योर की गणगौर जो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है गौर लीला की जो लोक नाट्य है वो आबू क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है गणगौर पर। और ये इसमें महिलाएं और शिव पार्वती की सर पे कुछ मूर्तियां रख के करती है और पुरुष तलवारबाजी करते हैं इसमें। और इसकी जो मुख्य कहानियां है वह ब्योर की गणगौर और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को ये प्रस्तुत की जाती है। तो इस प्रकार अपना लोकनाट्य का जो है टॉपिक वो पूर्ण हुआ। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो मैंने इसमें बता दिए और आगे के जो कला और संस्कृति की वीडियो उसमें हम मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।